राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज भरूच में भव्य स्वागत किया गया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चेतर वसावा अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहे जाने वाले मुमताज पटेल और फैजल पटेल हाजिर नहीं थे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज की खास शो में। नमस्ते, मैं हूं हिमानी और मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में आज निरंजन पटेल ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। उस विषय पर आपका क्या कहना है सर? निरंजन पटेल कांग्रेस के एमएलए थे, पटेल फेस है और अभी ये झटके लगेंगे क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा एज ग्रुप है कांग्रेस के अंदर जिसको ये लगता है कि उसके पॉलिटिकल करियर का उसके पास 10 या 15 साल बाकी है और इन 10 सालों में कांग्रेस सर्वाइव होती उसको नहीं दिखती, तो वो बीजेपी में जाके कम से कम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सेट करना चाहता है जी। तो निरंजन पटेल का जाना उसी का एक हिस्सा है। आज भरूच में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एमएलए जो कैंडिडेटों के साथ जब बात की तब भी उनने पूछा था कि भाई हम चुनाव क्यों हारे, ऐसा क्या हुआ था कि हम 87 पे आ गए। तो जो विधायकों ने जवाब दिया उस जवाब को सुन के एक बार राहुल गांधी भी लोकल लीडरशिप से नाराज हुए। एमएलए ने कहा कि भाई गुटबाजी बहुत है, टिकट वितरण में गुटबाजी के कारण लोगों के साथ अन्याय हुआ, सही कैंडिडेट नहीं आए, सही कैंपेनिंग नहीं मिली और सभी कैंडिडेटों को इक्वल सपोर्ट नहीं मिला। ये हमारे हार के बड़े कारण थे। एक एमएलए ने, आदिवासी एमएलए ने जोर दे के ये कहा कि भाई कांग्रेस को यदि खड़ा रखना है और गुजरात में कांग्रेस को जीतना है तो कांग्रेस को उन मुद्दों पे लड़ना होगा जिस मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं, आप यानी राहुल गांधी जी। जल जंगल जमीन की बात स्टेट यूनिट उतनी मजबूती से नहीं उठाती जितनी राहुल गांधी उठाते हैं। तो एक तरह से ये जो पूरा पॉलिटिकल गेम है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम एक मैसेज देने के लिए है। आज निरंजन पटेल का जाना भी एक मैसेज था। पोरबंदर के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, पोरबंदर के शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, अर्जुन मोढवाडिया पहले इस्तीफा दे चुके, तो वो आज ही क्यों हुआ? जिस दिन अर्जुन मोढवाडिया शामिल हुए थे कांग्रेस में उस दिन पोरबंदर के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष इस्तीफा दे सकते थे जी। क्योंकि अर्जुन भाई इतने बड़े कद के थे कि उनके होम टाउन का, होम डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रेसिडेंट बनता था वो उनके कहने पे बनता था, तो वो बट नेचुरल उनका आदमी था। लेकिन डेली आप किसी को डेंट कीजिए, उसी दिन इस्तीफा दे देते तो आज वो मीडिया स्पेस नहीं मिलता जी। तो आज वो मीडिया स्पेस ऐसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे सेकंड लिस्ट आने तक और पूरे इलेक्शन तक, ये गए ये आए, ये गए ये आए। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो लोग गए हैं या जो लोग जा रहे हैं उनको भी पता है कि उनकी अब इनिंग बहुत लंबी नहीं बची है जी। तो वो एक सेटलमेंट पैकिंग मोड है, रिटायरमेंट मोड के डिसीजन है। निरंजन पटेल का भी डिसीजन वही रिटायरमेंट डिसीजन है, बाकी उसमें क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी और झटके लगेंगे, तो उसी में मध्य प्रदेश के भी आज 5 नेता गए हैं कांग्रेस को छोड़कर। मध्य प्रदेश से जो बड़े नेता गए वो कौन है? मैं रिटायरमेंट प्लान की बात की ना जी, सुरेश पचौरी जी। सुरेश पचौरी कभी मास लीडर नहीं थे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में उनकी जाति के 5000 लोग नहीं है, फिर भी वो पीसीसी चीफ बने जी। राज्यसभा गए, कांग्रेस हाईकमान के नजदीक थे जी। अब वो 71 ईयर के हैं जी। लोकसभा चुनाव वो जीत नहीं पाए, विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए, पीसीसी चीफ बनाई, रिजल्ट नहीं दे पाए। तो बीजेपी में जाके वो कोई चुनाव लड़ लेंगे ऐसा नहीं है। भोपाल से तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया जहां से उनको चुनाव लड़ना है, तो जब भोपाल से कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया तो वो क्यों गए? कहीं गवर्नर बन जाएंगे। कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है कि रिटायर, पॉलिटिक्स में एक रिटायरमेंट प्लान होता है जी।
पॉलिटिक्स 3 हिस्से में है। जब आप यूथ में है तो स्ट्रगल कीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, मिडिल एज में आते हैं तो सत्ता भोगिए, और जब आप बूढ़े हो जाएं तो गवर्नर बन जाइए जी। कोई कमेटी में चले जाइए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, तो आपका पब्लिक लाइफ में एक इम्पोर्टेंस बचा रहता है। तो सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला को क्या नहीं मिला? असेंबली मिला, पार्लियामेंट मिला, लगातार लड़ते रहे इंदौर से, लेकिन नहीं गए। तो उनका जाना बीजेपी को एक फायदा देता है मानसिक तौर से, क्योंकि जब आप बड़े नेता होते हैं तो कोई स्टेट में आपके फॉलोवर्स होते हैं। जब आप प्रेसिडेंट थे तो किसी को आपने पद दिया होगा, किसी को टिकट दी होगी, किसी पे एहसान किया होगा, तो वो आपके साथ जाता है। और यह सिलसिला अभी कांग्रेस जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रिटायरमेंट प्लान के जितने भी लोग हैं वो आएंगे जाएंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल आखिरी दिन है गुजरात में, तो उसका क्या परिणाम आ सकता है, कि क्या असर करेगी वो यात्रा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले जितनी बड़ी उम्मीद थी बीजेपी को कि इतने नेता शामिल होंगे, उसमें आप ऑनेस्टली देखिए तो अमीश डे और अर्जुन मोढवाडिया के अलावा कोई बड़ा डेंट नहीं हुआ जी। और ये दोनों डेंट यात्रा के गुजरात में आने के पहले हुए। आज ये यात्रा भरूच में थी, भरूच से सूरत पहुंच गई, मांडवी में रात्रि विश्राम है, तो वहां से ऐसे कोई इनपुट नहीं है। अनंत पटेल का भी कांग्रेस के साथ सेटल हो गया है, अनंत पटेल को वलसाड से कैंडिडेट भी बना रहे हैं, तो अनंत पटेल भी नहीं जा रहे हैं। आज ये यात्रा में एक नया देखने को जो मिला, जिसकी हमने पहले भी संभावना जताई थी। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि भरूच अहमद पटेल का गढ़ है जी, लेकिन आज भरूच में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गांधी फैमिली का मेंबर आया हो और पटेल फैमिली से कोई नहीं हुआ। अहमद पटेल के गुजरने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत पे जो उनके बच्चे मुमताज पटेल और फैजल पटेल क्लेम करते हैं, आज वो दोनों नहीं शामिल थे जी। यह एक चिंता का विषय है महागठबंधन के लिए, चेतक के लिए, क्योंकि यदि गठबंधन में दिल नहीं मिले तो दल मिलने का कोई फायदा नहीं होता। मुमताज पटेल ने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के जो स्पीच थी उसको एप्रिशिएट किया है, आदिवासी ओबीसी समाज की बात की है, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं। तो वो एक मैसेज है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो इस निर्णय से सहमत उस समय नहीं था, वो आज भी सहमत नहीं है। जी। चेतन वसावा स्टेज में थे, लेकिन स्टेज में चेतन वसावा को राहुल गांधी ने अपनी पूरी स्पीच में कहीं नहीं कहा कि चेतन वसावा को जिताइएगा, वोट दीजिएगा। जी। जबकि राहुल गांधी की यात्रा जहां से भी गुजरे उसमें भरूच पहली जगह थी जहां इंडिया अलायंस का कैंडिडेट डिक्लेयर है। जी। वो दोनों पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर हुआ, समाजवादी के साथ अलायंस डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ज्वाइंट कैंडिडेट डिक्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुए। तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पब्लिकली अनाउंस हुए थे, कांग्रेस के मुकुल वासनिक के साथ ऑन स्टेज संदीप पाठक जी थे, मुकुल वासनिक थे। लेकिन इस यात्रा में भरूच में आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि चेतन वसावा के साथ हाथ पकड़ के फोटो होगा, जो एक ज्वाइंट अलायंस का सिंबल है, वो भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल जब अपने ट्वीट किए राहुल गांधी के साथ, तो कांग्रेस के तमाम नेता आपत्ति जताए कि भाई जिस पार्टी के कारण हम 17 सीट पे आ गए उसको स्टेज क्यों दिया है। आज की भी यात्रा में भरूच में कम से कम नित्यंग डेडियापाड़ा विधानसभा में आता है, जहां से चेतन वसावा एमएलए है। जी। आज की यात्रा में यदि आप देखें तो जितने झंडे पीले थे कांग्रेस के झंडे उतने नहीं थे। जी। तो मास आम आदमी पार्टी लाई, यदि ये माने तो आम आदमी पार्टी को वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज नहीं मिला। चेतन वसावा मंच पे थे, लेकिन
एक ज्वाइंट जो अपील होती है वो अपील नहीं हुई, ये इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस के बहुत सारे लोकल लीडर इस यात्रा में एक्टिवली शामिल नहीं हुए और अभी तक भविष्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ज्वाइंट कैंपेन भी नहीं चालू किया। जी। चेतक वसावा की स्वाभिमान यात्रा में आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स, बैनर, झंडे दिखते हैं और कांग्रेस के लोग कटे हुए हैं। तो हालांकि चेतक वसावा की मिसेज ने स्वागत किया। चेतक वसावा ने आज भी जो प्रेस नोट भेजी है उसमें कहा है कि अहमद पटेल के चरणों में ये सीट समर्पित करेंगे, लेकिन ये एफर्ट्स वन साइडेड लगता है। जी। कांग्रेस का जो हिस्सा है वो अभी भी कहीं कटा है। तो मुझे लगता है कि यदि इसमें जल्दी ही हाईकमान ने, कम से कम स्टेट लीडरशिप ने एफर्ट्स नहीं किए तो भविष्य में जल्दी ही कुछ नया देखने को मिलेगा। ये इंडिया और एनडीए का गठबंधन का जो बेस था कि एक के सामने एक कैंडिडेट, वो नहीं होगा। यदि ऐसे चला तो कोई कांग्रेसी बागी होकर इंडिपेंडेंट के तौर पे मैदान में होगा और वो आम आदमी गठबंधन के लिए चिंता की बात होगी। अगर हम गठबंधन की बात कर रहे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कांग्रेस से गठबंधन की बात हो रही थी, पर आज मायावती जी ने भी उस पर इनकार कर दिया है कि हम ऐसा कोई गठबंधन के विषय में सोच नहीं रहे। तो उस विषय पर आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से टाइम टू टाइम मायावती को इंडिया गठबंधन में लेना है, मायावती आएंगी, पीएम फेस बनेंगी, ये खबरें आती है जी। और आने के बाद इस गुब्बारे पे मायावती पिन कर देती है, गुब्बारा फूट जाता है। बीएसपी का भी एक बड़ा तबका मानता है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए जी। इसीलिए और कांग्रेस में जहां तक मुझे पता है कम से कम सोनिया गांधी इंडिविजुअली चाहती हैं कि मायावती के साथ यूपी में अलायंस हो और यदि यूपी में समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो एंटी बीजेपी वोट बंटने की संभावना नहीं बचती। सीटों की भी बात थी, अखिलेश यादव ने भी सीटों का अनाउंसमेंट एक तरह से रोक दिया था और एक बड़ा तबका मानता है कि नोटिफिकेशन डिक्लेयर होने के बाद यह गठबंधन आगे हो सकता है। लेकिन आज वापस मायावती ने जिस तरह से कहा कि ये गोदी मीडिया है, हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो वो देख के उम्मीद कम हुई है। कल तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो चाहते हैं कि यूपी में एक बेहतर अलायंस हो, उनकी बाहें खिली थी, वो लंबे लंबे विश्लेषण दे रहे थे, लेकिन आज मायावती के एक ट्वीट ने उनको भी निराश किया है और जो देश में एक एंटी बीजेपी सो कॉल्ड सेकुलर फोरम है उसको भी लग रहा है कि मायावती का ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाएगा और यदि मायावती अलग होती है तो निश्चित तौर से उसका बेनिफिशियरी बीजेपी ही होगा। मायावती जी ने तो आंसर दे दिया है कि वो नहीं जुड़ेगी। अभी बिहार में भी इंडिया गठबंधन पे कोई बात हो नहीं रही, तो उस विषय पर आपको क्या कहना है? बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ना फंसे हुए हैं। जी। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार निकले तो एक स्पेस खाली है जी। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि यदि चिराग पासवान आते हैं जी। बीजेपी यदि उनको उतनी सीटें नहीं देती, खासतौर से हाजीपुर जो उनके पिता की सीट है रामविलास पासवान की, वहां से उनके चाचा जो एलजेपी के अध्यक्ष है और एलजेपी को अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो कैंडिडेट है पशुपत नाथ, तो वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और ये वहां से लड़ना चाहते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना असली कौन नकली कौन का झगड़ा है, वही बिहार में है कि असली एलजेपी नकली एलजेपी कौन जी। तो दोनों 6 सीट मांग रहे हैं क्योंकि पिछली बार 6 सीट एलजेपी लड़ी थी, 6 के 6 जीती थी जी। तो एक इंडिया गठबंधन ने दरवाजा खोल रखा है कि यदि तेजस्वी आते हैं
तो उनको जगह दी जाए। तो जब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पहले सीट का अनाउंसमेंट कौन करेगा? जी इंडिया गठबंधन में भी दिक्कत है, एनडीए में भी दिक्कत है। वहां पे 3 छोटे पार्टनर है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार 3 सीट पे लड़े थे, इस बार 1 सीट बीजेपी दे रही है। माझी जी 2 सीट मांगे हैं, बीजेपी 1 सीट दे रही है। साहनी सना मल्लाह, वो ना गठबंधन में इधर है ना उधर है, वो भी देख रहे हैं कि कहीं जगह मिले तो एक किसी गठबंधन में जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़के जीत नहीं सकते। जी एलजेपी रामविलास पासवान और एलजेपी, उस पे डिस्प्यूट है। तो नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, उनके 16 एमपी हैं, पिछली बार 17 सीटों पे जीते थे। इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में गए हैं, बीजेपी 16 सीट देने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की पेच का है और एनडीए ने गठबंधन किया और शिवसेना को और अजीत पवार की एनसीपी को कम सीटों पे संतुष्ट किया, उसके बाद नीतीश कुमार को भी लगता है कि ये फार्मूला यदि बिहार तक आया, क्योंकि अब नीतीश कुमार शामिल हो चुके हैं गठबंधन में, अब वो इंडिया में आ चुके हैं। अब वो क्या बहाना बना के निकलेंगे? यदि उनकी सीटें 8 मिली थी या 10 मिली, 17 सीट तो बीजेपी नहीं देने वाली। जी नहीं देगी। 17 सीट नहीं देगी तो 16 तो उनके सिटिंग एमपी है, तो किसी एमपी की बलि लेनी पड़ेगी। जी तो वो एमपी क्या करेगा? जी वो बागी होगा। तो यदि अच्छा, अब तो नीतीश कुमार के पास वो मौका भी नहीं है कि वो सेकुलरिज्म का झंडा लेके निकल जाए। अब 2 महीने में तो नहीं बदल सकते ना। जी जी तो बिहार टिपिकल स्टेट है गठबंधन के लिए। अभी भी बिहार और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे स्टेट हैं कि यहाँ पे गठबंधन इतनी आसानी से नहीं होगा, और गठबंधन के बाद एक गठबंधन होगा। जी बिहार और महाराष्ट्र दोनों ऐसे स्टेट हैं कि जिसकी सीट कटेगी वो अपोनेंट के साथ हिडन अलायंस करेगा, और वहां पे खेल वोटिंग के दिन तक चलेगा। जी तो बिहार महाराष्ट्र में खेल बाकी है। बीजेपी अभी नए सहयोगी क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि कांग्रेस के तो सहयोगी अभी कहीं पे बन रहे, कहीं पे नहीं बन रहे, और कुछ तय नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ। तो बीजेपी अपने नए नए सहयोगी बना रहा है, तो उस विषय पे आपको क्या कहना है? देखिए, बीजेपी नए सहयोगी इसलिए बना रहा क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अब की बार 400 पार कहना आसान है, नंबर्स नहीं है। जी देश के कई स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी का सिंबॉलिक प्रेजेंस है, जी जैसे आंध्र प्रदेश। जी आंध्र प्रदेश में यदि वो टीडीपी के साथ, टीडीपी अलायंस के साथ शामिल होते हैं तो वो मजबूती से लड़ते हैं। और चंद्रबाबू नायडू अटल जी वाले इंडिया गठबंधन में थे, जी सॉरी अटल जी वाले एनडीए में थे। और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव है, साथ में पिछला चुनाव वो हार चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं, पार्लियामेंट में उनको रिजल्ट नहीं मिले। तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी की थी चंद्रबाबू नायडू ने, उसमें भी सफल नहीं हुए, बीच में जेल भी जाके आए। जी तमाम ईडी सीबीआई भी है। तो चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ आना बीजेपी के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू की है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो टीडीपी ने खोया है। संयुक्त आंध्र प्रदेश जब था तो टीडीपी एक बड़ा फोर्स होता था। जैसे बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद लालू यादव ने खोया, वैसे आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने खोया है।
दूसरी बात, उड़ीसा में पार्लियामेंट में बीजेपी को अच्छी सीटें मिलती है, जी लेकिन विधानसभा में सीट नहीं मिलती। उड़ीसा में जो पटनायक फैमिली है उसका बीजेपी के साथ एक नाता था। नवीन पटनायक एनडीए गठबंधन में थे, बाद में अलग हुए, लेकिन जब भी मोदी जी को जरूरत पड़ी तो नवीन पटनायक ने मोदी जी की मदद की। बीजेडी के जो सांसद थे उनने सदन में बीजेपी को सपोर्ट किया, तो एक बातचीत चल रही है। और वो बात, अच्छा, उड़ीसा एक छोटा स्टेट है जी, बीजेडी का उड़ीसा के अलावा कहीं आधार नहीं है, तो कोई भी सरकार ये चाहती है कि सेंट्रल में जो सरकार बनती है या बनने वाली है, कम से कम उसके साथ रहे रीजनल पार्टी, तो उसको आसान हो जाता है। तमाम फंड्स लेने होते हैं, ईडी सीबीआई होती है। जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में संघर्ष करना पड़ा या पंजाब में करना पड़ा, वो बीजेडी को नहीं करना पड़ा। जी ममता जिस तरह मोदी जी के आमने सामने आई, टीएमसी और बीजेपी, वो बीजेडी नहीं आई, जबकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते थे। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है दोनों की जी, और यदि ये दोनों गठबंधन होते हैं तो यकीनन बीजेपी एक बड़ी बढ़त की तरफ जाएगी। अलायंस में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अपोनेंट लगभग क्लीन स्वीप जैसी पोजीशन में होगा, और ये दोनों स्टेट के इलेक्शन भी नजदीक है। जी उड़ीसा का तो इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ होना है, असेंबली इलेक्शन, तो बीजेपी के लिए ये गुड साइन है, बैड साइन है ये बीजेपी के लिए, यदि ये गठबंधन हो पाता है तो। हालांकि बीजेडी की पहली दौर की बीजेपी के साथ बातचीत टूट गई है, क्योंकि दोनों जितना सीट मांगे हैं वो दोनों एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि बातचीत हुई है तो बातचीत इसी बेस पे होती है कि बेसिक कॉज पे तो दोनों सहमत हैं। यदि हम आप मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं ये तो तय है। जी, मौसम की बात करने तो मिलते नहीं है कि अप्रैल में टेम्परेचर कितना होगा। दो पॉलिटिकल पार्टी जब मिलती है तो दो कदम आगे पीछे एक अलायंस बनने की संभावना है। आज के इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खास खबरों के लिए और खास शो के लिए देखते रहिए हमारे साथ न्यू गुजराती न्यूज़।